वक्त नहीं लगा जब लोगों की नजर कंट्रोवर्सी में फंसे एसबीआई से तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर शिफ्ट हो गई, ये देखने के लिए कि भला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने टाइम एक्सटेंशन की मांग छोड़कर तुरंत से 5 जजेस बेंच के ऑर्डर से कंप्लाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 12 मार्च को सारी इंफॉर्मेशन एक पेन ड्राइव के थ्रू दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 पीडीएफ फाइल्स हैं जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसी के साथ उन्होंने एक लिस्ट ये भी निकाली है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 15, 2024 तक 22,217 बॉन्ड्स परचेज हुए थे और उनमें से 22,030 इन कैश हुए थे, यानी कि 187 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन कैश नहीं हुए हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर फंड में जमा हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, एसबीआई चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लायंस एफिडेविट भी जमा किया 13 मार्च को। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक बड़ा बयान और बड़ा झटका लोगों को दे दिया है। अब बात ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024 लोकसभा इलेक्शंस की वजह से काफी बिजी लग रही है। पूरे देश में उन्हें जाकर दौरे करने पड़ रहे हैं और इलेक्शंस की प्रिपरेशंस। एक ऐसी ही विजिट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर पहुंची और जहां लोगों को उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 2024 लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर सकते हैं, वहीं राजीव कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिसने खूब सुर्खियां बटोर ली है। और ये बयान और किसी रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि एसबीआई द्वारा दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा के बारे में है, जहां लोगों के मन में डर बैठ रहा था कि क्या एसबीआई की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में डिले करने की कोशिश करेगी। वहीं बुधवार को अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने लोगों के मन से इस डर को निकाल दिया है। एसबीआई के बारे में बोलते हुए राजीव कुमार ने कहा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डाटा टाइम पर दे दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डाटा टाइम पर अपनी वेबसाइट पर जरूर पब्लिश कर देगी। इस रिस्पेक्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्टर्स को बताते हुए कहा, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड देम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू सबमिट ऑल द डिटेल्स बाय March 12. They gave it to us yesterday in time. After I go back to Delhi, I will look at the data and will definitely disclose it in time. Uchtam Nyayalaya has ordered the SBI to give it to 12th. They have given it to us yesterday in time. I'll go back, look at the data and would definitely disclose it in time. राजीव कुमार यहाँ रुके नहीं, आगे ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी फाउंडेशन ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर पर टिकी हुई है और वोटर्स को हक है इसके बारे में जानने के लिए। एंड स्टेटेड इट हैज बीन आवर स्टैंड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट द इलेक्शन कमीशन इज फॉर ट्रांसपेरेंसी। Anything we do in the commission and anything our district magistrate do in the line of elections is based on 2 things: disclosure, disclosure and disclosure. Voter has every right to know as to what we are doing. हमारे 3 ही पिलर हैं। Number 1, disclosure, disclosure, disclosure. Anything we do in the commission and anything our district magistrate down the line in the election process do is based on 2 pillars. Disclosure, disclosure, disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything what we are doing, how we are doing. हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर नहीं खत्म होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा के डिस्प्ले के अलावा एक दूसरे मामले के लिए हाईलाइटेड है और वो है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस का। इस मामले में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से सवाल पूछा गया कि बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कब अपॉइंट होंगे, तो उन्होंने रिपोर्टर्स को जवाब देते हुए कह दिया कि ये उनके डोमेन के अंडर नहीं है, तो वे एक फिक्स डेट नहीं बता सकते। उन्होंने ये भी ऐड करते हुए कहा कि ना वे अपॉइंटर है या अपॉइंटी और इसका फैसला यूनियन ही लेगी, तो उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये अपॉइंटमेंट्स जल्द हो जाएंगी। और अगर जल्दी की बात करें तो जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 15 मार्च तक का डेडलाइन मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा डिस्प्ले करने के लिए, वहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हेडेड कमेटी जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स की वेकेंट सीट्स को फिल करेंगी 14 मार्च दोपहर में मिलकर अपॉइंटमेंट पर एक फैसला सुनाएगी। ये बात लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी से सुनने को मिली थी, जो कि पीएम हेडेड कमेटी के एक मेंबर हैं। आपको बता दें कि इस कमेटी मीटिंग के रिस्पेक्ट में अधीर रंजन चौधरी ने लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट सेक्रेटरी राजीव मानी को एक लेटर लिखते हुए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल मांग की है।
चौधरी का दावा है कि उन्हें इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में अच्छे से यूनियन शामिल नहीं कर रही है और उनसे बातें छुपा रही है। हालांकि इसी बीच लोगों को शॉक देते हुए प्राइम मिनिस्टर हेडेड कमेटी ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हुए लोगों को एक बड़ा झटका दे दिया है। तो जहां अधीर रंजन चौधरी को अपॉइंटमेंट की पहले प्रोसेस गलत लग रही थी, वहीं उनके व्यूज अपॉइंटमेंट के बाद भी सेम थे। उन्होंने यूनियन को फटकारते हुए कहा है कि इस प्रोसेस में साफ-साफ यूनियन की मेजॉरिटी थी and that Chief Justice of India should have been part of the selection panel and there was no clarity on how 6 names were shortlisted from over 200 candidates that are said to have come before the search committee headed by the law minister. ये अपॉइंटमेंट्स इसलिए हो रही है क्योंकि बीते शुक्रवार को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपना रेजिग्नेशन देकर लोगों को शॉक में डाल दिया था और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर अनूप पांडे ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं 1 महीने पहले। तो इस अकॉर्डिंग अभी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही 2024 लोकसभा इलेक्शंस को मेनली हैंडल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरुण गोयल के इस्तीफे ने खूब कंट्रोवर्सीज को ट्रिगर कर दिया था और यूनियन के खिलाफ काफी उंगलियां उठी थी। हालांकि इन सबसे ज्यादा कई लोगों और पॉलिटिकल लीडर्स के मन में ये डर बैठ गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट वेकेंट है तो यूनियन द्वारा लाए गए न्यू एक्ट से फिल होंगी तो इस इलेक्शन के फ्री एंड फेयर एस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी। इसलिए क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के तहत अपॉइंटमेंट कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे। ये एक्ट इसलिए भी इतना कंट्रोवर्शियल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक 2023 जजमेंट से ये ऑर्डर दिया था कि a committee comprising the Prime Minister, the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India will advise the President on Election Commission appointments। हालांकि यूनियन ने इसी ऑर्डर के साथ फेरबदल करते हुए इस कमेटी में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन प्लेस रख दिया और लोगों का यही डर सच साबित हो गया जब यूनियन गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट भी कर दिए। हालांकि आपको बता दें कि इस न्यू प्रोसेस से अपॉइंटमेंट को चैलेंज करते हुए कांग्रेस लीडर जया ठाकुर फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट to restrain the union from appointing a new election commissioner as per the latest Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act 2023। Chief Justice of India ने वक्त जायर ना करते हुए इसे अर्जेंटली लिस्ट भी कर लिया है और इस मामले की सुनवाई 15 मार्च को होगी। इस कंट्रोवर्सी के रिस्पेक्ट में ऑपोजिशन की भी काफी राय है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड दैट एन इलेक्शन कमिश्नर चोज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट right ahead of the Lok Sabha polls, and yet he has not given any satisfactory reason for doing so. There is therefore a need to bring a clarity on the matter by the concerned quarters. I also wonder whether it's Goel's resignation is a part of quid pro quo। आगे चौधरी ने ऐड करते हुए कहा है, I do not understand why the government has chosen not to fill another vacancy for the post of election commissioner, even after the incumbent retired almost a month back. This delay in doing so is despite the hectic preparations of the election commission has to do for the Lok Sabha elections. How can the government explain this delay? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने एक स्टेटमेंट में कहा है, ऑन द ईव ऑफ द जनरल इलेक्शंस टू द 18th लोकसभा, दिस क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी। With the new law on appointment of election commissioners, the composition of the election commission is under the complete control of the government. This situation raises concerns that need to be addressed to ensure the credibility of this constitutional entity and its capacity to conduct free and fair polls. वहीं आम आदमी पार्टी लीडर अतिशी ने यूनियन पे निशाना साधते हुए कहा, Goel is the one who within 24 hours of his premature retirement was made election commission by the BJP government. What kind of manipulation did the BJP ask to do in the election that their own man could not do and resign from such a high post? इन सब के बीच कांग्रेस MP एंड कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश से भी चुप नहीं बैठा गया एंड एक्स पर पोस्ट करते हुए बोले, First, did Goel actually resign over differences with the chief election commissioner or with the Modi government? Which does the front seat driving for all supposedly independent institutions? Second, or did he resign for personal reasons? Third, or did he, like the Calcutta High Court judge a few days back, resign to contest the forthcoming Lok Sabha polls on a BJP ticket? अब जो यूनियन ने इस प्रोसेस से अपॉइंटमेंट कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसी के खिलाफ 15 मार्च को हेयरिंग है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इस हेयरिंग से क्या इस न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर कोई असर पड़ता है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।